लिए कि पिछले साल क्या हुआ था। तुम किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर सकते हो जिसे उस समय की स्मृति हो, लेकिन बहुत साल पहले क्या हुआ था यह कैसे जाना जा सकता है। मतलब कल क्या हुआ था ये हम रेडियो में सुन लेते हैं या जान लेते हैं, पिछले साल क्या हुआ था या 3-4 साल पहले क्या हुआ था, 10 साल पहले क्या हुआ था, ये हम जो लोग हैं, पुराने लोग हैं, हम लोग उनसे पूछ लेते हैं। लेकिन बहुत साल पहले, 15 लाख साल पहले, 25 लाख साल पहले या 1000 साल पहले क्या हुआ था यह हम कैसे जानते हैं। अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं। अतीत के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है, जैसे लोग क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे। हम आखेटकों, शिकारियों, पशुपालकों, कृषकों, शासकों, व्यापारियों, पुरोहितों, शिल्पकारों, कलाकारों, संगीतकारों या फिर वैज्ञानिकों के जीवन के बारे में जानकारियाँ हासिल कर सकते हैं। यही नहीं, हम यह भी पता कर सकते हैं कि उस समय बच्चे कौन से खेल खेलते थे, कौन सी कहानियाँ सुनते थे, कौन से नाटक देखा करते थे या फिर कौन कौन से गीत गाते थे। मतलब अतीत के बारे में यहाँ पे बताया गया है कि हम क्या जान सकते हैं। तो हम लोग ये जान सकते हैं वो लोग कैसे कपड़े पहनते थे, कहाँ रहते थे, क्या उनका व्यवसाय क्या था, कैसे पूजा करते थे, राजा कैसे होते थे, किसान कैसे होते थे, सिंगर कैसे होते थे, कलाकार कैसे होते थे, शिल्पकार, वैज्ञानिक इत्यादि के बारे में हम जानते हैं। लोग कहाँ रहते थे, तो कई लाख वर्ष पहले लोग इस नदी के तट पर रहते थे। मतलब नर्मदा नदी के पास कई लाख साल पहले लोग रहते थे। यहाँ रहने वाले आरंभिक लोगों में से कुछ कुशल संग्राहक थे। अब देखिए, संग्राहक का मतलब जो सामान इकट्ठा करते थे। कई लाख साल पहले यहाँ पे लोग रहते थे, जिसमें से कुछ बहुत अच्छे संग्राहक, मतलब सामानों को इकट्ठा करने वाले थे, जो आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे। मतलब जो आसपास उनके, पहले क्या होता था, पहले ज़माने में जंगल ही थे। मतलब पूरी पृथ्वी पे हर जगह अधिकांश जंगल ही थे। तो मतलब उन्हें जंगलों के बारे में जानकारी थी और वे उसकी संपदा से परिचित थे और वहाँ से अपना भोजन, कपड़ा और सब चीज़ जुटाते थे। अपने भोजन के लिए वे जड़ों, फलों तथा जंगल के अन्य उत्पादों का यहीं से संग्रह किया करते थे। वे जानवरों का आखेट भी करते थे। मतलब वे भोजन के लिए जड़ों, फलों और जंगल के अन्य संपदा को संग्रह करते थे। मतलब जंगल में जो भी होता था, क्या खाते थे, फल खाते थे, भोजन खाते थे, जड़ों का इस्तेमाल करते थे खाने के लिए और अपने भोजन के लिए वे जानवरों को भी मारते थे। अब तुम उत्तर पश्चिम में सुलेमान और किरथर पहाड़ियों का पता लगाओ। मतलब यहाँ पे जो इस समय पाकिस्तान में है, किरथर और सुलेमान की पहाड़ियाँ। यहाँ पे देखिए, किरथर और सुलेमान की पहाड़ियाँ, ये सिंधु नदी के तट पर है और ये इधर से ऐसे पहाड़ी होती है और ये इधर से, किरथर और सुलेमान की पहाड़ियाँ। इसी क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान हैं जहाँ लगभग 8000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं और जौ जैसी फसलों को उपजाना आरंभ किया था। अब देखिए कि मतलब यहीं पे सबसे पहले यहाँ पे ही गेहूं, और सबसे पहली फसल क्या उपजाई गई थी, गेहूं और जौ। और इन दो पहाड़ियों के बीच में यहाँ पे है मैदानी जगह है, यहाँ पे उगाया गया था, कुछ स्त्री पुरुषों ने उगाया था। उन्होंने भेड़, बकरी और गाय, बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाना शुरू कर दिया था। मतलब वहाँ के जो लोग थे वे गाय, बैल जैसे पशुओं को भी पालतू बना लिए थे।
मतलब बोझा ढोने के लिए या ताकि वो खतरनाक जानवरों से रक्षा के लिए वो इनको पालतू बना लिए थे। दूध के लिए, इन सब चीज़ों के लिए इनको जानवरों को पालतू बना लिए थे। ये लोग गांव में रहते थे। उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्याचल पहाड़ियों का पता लगाओ। ये कुछ अन्य ऐसे क्षेत्र थे जहाँ कृषक का विकास हुआ, जहाँ सबसे पहले चावल उपजाया गया। वे स्थान विंध्याचल के उत्तर में स्थित हैं। अब देखिए यहाँ पे ये गोरू पहाड़ी है, गारो पहाड़ी है, और यहाँ में विंध्याचल पहाड़ी होती है। तो विंध्याचल पहाड़ियों का ये जो इलाका है, यहाँ पे सबसे पहले चावल उपजाया गया था। ये जो सारी बातें हो रही है ना, 8,000 साल पहले, ये सिंधु घाटी सभ्यता के टाइम पीरियड की बात हो रही है। तो ये कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ कृषि का विकास हुआ, जहाँ सबसे पहले चावल उपजाए गए। वे स्थान विंध्याचल के उत्तर में स्थित है। विंध्याचल की पहाड़ियाँ ये हैं, तो विंध्याचल की पहाड़ियाँ ये हैं, तो विंध्याचल के उत्तर में मतलब यहाँ पे, और गारो की पहाड़ियाँ ये हैं, तो इसके उत्तर में यहाँ पे। देखिए मानचित्र पर सिंध तथा उसकी सहायक नदियों का पता लगाने का प्रयास करो। मतलब ये जो है मानचित्र, इसमें सिंधु नदी ये है और इसकी सहायक नदियाँ झेलम, चेनाब, रावी, सतलज, व्यास, ये सब इसकी सहायक नदियाँ हैं। और कुछ नदियाँ पाकिस्तान के रास्ते से, मतलब पाकिस्तान की तरफ से भी आती हैं। ये भारत की तरफ से सहायक नदियाँ हैं। ये जाके बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। बंगाल की खाड़ी नहीं, अरब सागर में जाकर के गिर जाती है। बंगाल की खाड़ी तो इधर है, ये जाके अरब सागर में गिर जाती है। नदी हो गई जैसे गंगा, उसकी सहायक नदियाँ यमुना, सोन, चेनाब और ढेर सारी नदियाँ हैं ना। उसी तरह इसकी भी सहायक नदी है। मतलब एक बड़ी सी नदी है, एक ऐसे बड़ी सी नदी है, बहुत बड़ी नदी है, चौड़ी नदी है, ढेर सारा पानी अपने साथ लेके आ रही है। और इसके साथ एक छोटी छोटी नदियाँ अलग अलग जगह से आकर के मिल जाए। ये बड़ी नदी है जो कहीं और से निकल के आ रही है, और इसमें छोटी छोटी नदियाँ आकर के मिल जाती हैं। उसे कहते हैं, ये जो छोटी छोटी नदियाँ हैं इन्हें सहायक नदी कहते हैं, जो एक बड़ी नदी में मिल जाती है। लगभग 4500 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले। मतलब ये जो सहायक नदियां हैं, बड़ी नदी की जो सहायक नदियां हैं, इन्हीं नदियों के आसपास, मतलब इन्हीं नदियों के किनारे कुछ नगर मतलब अतीत में बसे हुए थे। गंगा व उनके सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्र तटवर्ती इलाकों में